इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक निर्णय से थोड़ा कुछ बदलता है और एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। इसलिए आप अपनी सफलता का निश्चय कीजिए और उसकी तरफ बढ़ते ही जाइए, अंत में सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। सुप्रभात, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके YouTube चैनल GS नगरी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये सुबह की क्लास है, इसमें करंट अफेयर्स लेके आती हूँ मैं। तो इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में करंट अफेयर है, मैं आपको पूरी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो आप क्लास को एंड तक कीजिएगा, बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ के चले गए तो क्लास करने का कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हमारी पहली करंट है, इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरेना लॉन्चेस आई टर्मरिक फिन क्लाउड प्लेटफॉर्म, ठीक है। इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरेना ने, मतलब ये कंपनी है, इसने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, एक प्लेटफॉर्म है जिसका शुभारंभ किया है, जिसका नाम है आई टर्मरिक फिन क्लाउड, ठीक है। क्या नाम है? आई टर्मरिक फिन क्लाउड। चलिए देखते हैं आगे क्या है। आई टर्मरिक फिन क्लाउड इज़ अ क्लाउड रेडी API फर्स्ट माइक्रो सर्विस बेस्ड प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये मैंने 3 बार अलग अलग आपको पढ़ के बताया है, क्योंकि ये आपको याद रखना है। फिन क्लाउड इज़ अ क्लाउड रेडी मतलब एक सार्वजनिक तौर पर तैयार हो चुका है, ये API का पहला माइक्रो सर्विस मंच आधारित प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये एक मंच दिया गया है माइक्रो सर्विस का, जिसका शुभारंभ किया है इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरेना लिमिटेड ने, ये मैंने आपको यहाँ बताया था। इज़ अ फुल स्पेक्ट्रम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट कंपनी, ये पूरी तरह से एक बैंकिंग और इंश्योरेंस देने वाली कंपनी है। दिस प्लेटफॉर्म हैज़ बीन लॉन्च थ्रू IBM पब्लिक क्लाउड, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म को कहाँ से इसका शुभारंभ किया गया है? IBM पब्लिक क्लाउड से, मतलब IBM में सार्वजनिक रूप से इस मंच की शुरुआत की गई है। किस मंच की? आई टर्मरिक फिन क्लाउड, ठीक है। ये एक मंच है जिसको शुभारंभ किया है इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरेना ने। दिस प्लेटफॉर्म विल इनेबल द न्यू डिजिटल बैंक्स सिस्टम टू बी टेस्टेड एंड रन इन आइसोलेशन, ठीक है। ये जो प्लेटफॉर्म है, जो मंच है, ये जो नई डिजिटल बैंक हैं उनको एक मंच प्रदान करेगा ताकि वो खुद को टेस्ट कर सकें कि वो कितनी सुरक्षित हैं, और उनको अलगाव में काम करने की भी सुविधा देगा और समानांतर रूप से दूसरे बैंकों के साथ काम करने की भी सुविधा देगा, और अपनी विरासत प्रणाली को वो अपने साथ में रख सकती हैं, ठीक है। मतलब वो अलगाव से काम करें या फिर वो समानांतर रूप से अपनी विरासत प्रणाली के साथ में चलें। द प्लेटफॉर्म कंप्राइज ऑफ वेरियस फैसिलिटीज़, मतलब ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे रिटेल बैंकिंग मतलब खुदरा बैंकिंग, लेंडिंग मतलब पैसे उधार लेना, ओरिजिनेशन, ठीक है, ओरिजिनेट करना अपना बैंक में खाता या फिर डिजिटल बैंकिंग में अपना नाम जुड़वाना, लेंडिंग में ये भी कह सकते हैं कि लोन लेना, एंड कॉरपोरेट बैंकिंग, ठीक है। मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, आप देख लीजिए। इससे इंपॉर्टेंट क्या क्या है कि जो आई टर्मरिक फिन क्लाउड है वो किसने लॉन्च किया है? इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरेना ने, ठीक है। ये एक सार्वजनिक रूप से एक मंच है जो API का पहला है, ठीक है। ये API का पहला माइक्रो सर्विस मंच है। आगे इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि ये बैंक्स को अलाउ करेगा कि वो आइसोलेशन मतलब अलगाव में या फिर समानांतर रूप में अपनी विरासत प्रणाली को लेकर के इस पर काम करें, ठीक है। इसमें जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी एक बार देख लीजिए। रिटेल बैंकिंग है, लेंडिंग है, ओरिजिनेशन है और कॉरपोरेट बैंकिंग है। मैं हिंदी में आपको पहले बता चुकी हूँ, दोबारा नहीं रिपीट करूँगी। आगे देखते हैं। As most of the bank worldwide are burdened with legacy platforms and hampering them from taking part in experience economy, ठीक है। ज़्यादातर जो हमारे विश्व में बैंकें हैं वो विरासत प्रणाली उन पर एक बोझ की तरह बन गई है, ठीक है। जो विश्व की बैंकें हैं उन पर उनकी विरासत प्रणाली है, लेगेसी प्लेटफॉर्म, वो उन पर एक बोझ की तरह बन गई है और हैम्पर कर रही है, मतलब रुकावट पैदा कर रही है। फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन एक्सपीरियंस इकोनॉमी, एक अनुभव वाली अर्थव्यवस्था में भाग लेने में वो विरासत प्रणाली एक बाधा बन रही है, ठीक है। फॉर दीज बैंक द आई टर्मरिक फिन क्लाउड, ऐसी बैंकों के लिए, ठीक है, जो जिन पर उनकी विरासत प्रणाली एक बोझ हो गई है और अनुभव वाली अर्थव्यवस्था में पार्ट लेने में एक बाधा उत्पन्न कर रही है, ऐसी बैंकों के लिए आई टर्मरिक फिन क्लाउड नाम का जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त साबित होगा। क्यों? क्योंकि इट विल प्रोवाइड बैंक अ वेरी यूनिक वे ऑफ प्रोग्रेसिव मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। ये एक बहुत ही अनोखे तरीके से बैंकों को आगे यानी प्रगतिशील आधुनिकता करने का मौका देगा अपने टूल्स द्वारा, ठीक है। इसमें जो टूल्स हैं टर्मरिक टूल्स, क्या जैसे आई टर्मरिक फिन क्लाउड है तो इसमें जो टूल्स होंगे वो टर्मरिक टूल्स होंगे, विदाउट द रिस्क ऑफ रिप एंड रिप्लेसमेंट, ठीक है, बिना किसी
असुरक्षा भाव के कि वो बैंक खराब हो जाएगी या उसका डेटा लीक हो जाएगा, बिना किसी असुरक्षा के आई टर्मरिक फिन क्लाउड मंच जो है इन सभी बैंकों के लिए, ऐसी बैंकों के लिए बहुत ही उपयुक्त साबित होगा। हेंस विद द हेल्प ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, मतलब इस प्लेटफॉर्म के जरिए, इस मंच के जरिए, दीज बैंक्स विल कंटिन्यू टू रन विदाउट इंटरप्शन और कॉम्प्रोमाइज़। ठीक है, ये जो बैंक हैं जो जिनके ऊपर उनकी विरासत प्रणाली एक बोझ है और वो अनुभव वाली अर्थव्यवस्था में जगह नहीं बना पा रही हैं अपनी विरासत प्रणाली की वजह से, ऐसी बैंकों के लिए जो ये आई टर्मरिक फिन क्लाउड प्लेटफॉर्म है ये बहुत ही उपयुक्त साबित होगा, एक वरदान की तरह साबित होगा। और ये जो बैंकें हैं दे विल कंटिन्यू टू रन विदाउट इंटरप्शन और कॉम्प्रोमाइज़, मतलब ये जो बैंकें हैं या बिना किसी रुकावट या समझौते के अपना काम कर सकेंगी। ठीक है, इस करंट से निकल के जो इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरेना लिमिटेड। ठीक है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का मतलब है, चेयरमैन का मतलब होता है अध्यक्ष, मैनेजिंग डायरेक्टर का मतलब होता है प्रबंध निदेशक। ठीक है, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है, किसके, इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरेना लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है, अरुण जैन। ठीक है, क्या है, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अरुण जैन है, कहाँ के, डायरेक्टर ऑफ इंटेलेक्ट डिज़ाइनिंग एरेना लिमिटेड के। ठीक है, जिसने ये प्लेटफॉर्म आई टर्मरिक फिन क्लाउड लॉन्च किया है। ठीक है, जिसका शुभारंभ किया है। आगे देखते हैं, अगली करंट है हमारी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना लॉन्च्ड इन छत्तीसगढ़। ठीक है, आज छत्तीसगढ़ सरकार ने एक नई योजना जारी की है, लॉन्च की है, उसका शुभारंभ किया है। उसका क्या नाम है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। ठीक है, ये किस उपलक्ष्य में की गई है, राजीव गांधी की सालगिरह है। ठीक है, उनकी मृत्यु हो गई थी तो उनकी सालगिरह के अवसर पर ये नई योजना लाई है छत्तीसगढ़ सरकार, जिसका नाम है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड राजीव गांधी किसान न्याय योजना ऑन ओकेजन ऑफ डेथ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लॉन्च की है, इसका शुभारंभ किया है इस योजना का। किस अवसर पर, उनकी मृत्यु हो गई थी जिस दिन राजीव गांधी की, उसके अवसर पर। ठीक है, उसकी सालगिरह के अवसर पर, राजीव गांधी की सालगिरह के अवसर पर कांग्रेस ने, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है तो उन्होंने ये योजना आरंभ की है। ठीक है, और ये जो राजीव गांधी जी थे ये हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। ठीक है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। द फार्मर सेंटर्ड स्कीम एम्स टू स्टिमुलेट द रूरल इकोनॉमी इन द स्टेट। ठीक है, ये जो योजना लाई गई है ये किस लिए लाई गई है, कि जो छत्तीसगढ़ के किसान हैं इनके लिए लाई गई है। ठीक है, ताकि जो गांवों की अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ाया जा सके, वहाँ की अर्थव्यवस्था को अच्छा किया जा सके, ताकि जो गांव के लोग हैं वो भी एक खुशहाल जीवन जी सकें और उन्हें दूसरे राज्यों में जा कर के प्रवासी मजदूरों की तरह काम करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, एमिड द कोविड-19 पैंडमिक, कोविड-19 की महामारी को ध्यान में रखते हुए द प्रोविजन ऑफ द स्कीम वॉज मेड इन द बजट 2020-2021। इस स्कीम का, इस योजना का जो प्रोविज़न बनाया गया था, कि मतलब इस योजना को लाने के लिए जो तैयारी की गई थी वो बजट 2020-21 में कर दी गई है। द स्कीम इज़ एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट ओवर 1.87 मिलियन फार्मर्स। ठीक है, इस स्कीम से, इस योजना से 1.87 मिलियन किसानों का भला होगा। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ, आप एक बार देख लीजिए। इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या लर्न करना है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, ये सभी को पता होगा। ठीक है, वहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार ने एक योजना लाई है जिसका नाम है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि तो ये योजना किसानों के लिए है। ठीक है, ये इसलिए है कि रूरल इकॉनमी, रूरल का मतलब जो गांव की इकॉनमी है, अर्थव्यवस्था है छत्तीसगढ़ की, उसको अच्छा किया जा सके, जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है कोविड-19 महामारी के दौरान। ठीक है, और इस योजना का जो बजट है वो 2020-2021 में बना दिया गया है और इस जो स्कीम है इससे 1.87 मिलियन किसानों का भला होने की उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फीचर ऑफ राजीव गांधी किसान न्याय योजना, देखते हैं कि इस योजना में क्या क्या आता है। अंडर द राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट विल इंजेक्ट ₹5,100 करोड़ इंटू द स्टेट रूरल इकोनॉमी। ठीक है, इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो गांवों में, ठीक है, गांव की अर्थव्यवस्था के लिए 5,100 करोड़ रुपए लगाएगी। ठीक है, कितने, 51,000 करोड़ रुपए राज्य की जो गांव हैं उनकी अर्थव्यवस्था में लगाएगी। दिस विल बी डन बाय डायरेक्टली ट्रांसफरिंग द ग्रांट अमाउंट इनटू फार्मर्स अकाउंट।
ये कैसे किया जाएगा? ये इस तरह किया जाएगा कि जो वहाँ के गाँव के किसान हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ के गाँवों के किसान हैं, उनके अकाउंट में, उनके खाते में सीधे पैसे भेजे जाएंगे वाया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ठीक है, मतलब सीधे गाँव के किसानों के जो खाते हैं उनमें सीधे पैसे भेजे जाएंगे बिना किसी जगह बीच में रुके हुए, ठीक है। अमाउंट ऑफ ₹10,000 पर एकड़, ठीक है, 10,000 रुपये एक एकड़ में वुड बी पे टू द फार्मर फॉर पैडी, कॉर्न एंड शुगर केन क्रॉप, ठीक है। 10,000 रुपये एक एकड़ का मिलेगा किसानों को अगर उन्होंने अपने खेतों में पैडी की फसल या मक्के की फसल या फिर गन्ने की फसल उगाई है, ठीक है, बेस्ड ऑन द रजिस्टर्ड एंड प्रोसीजर्ड एरिया फॉर खरीफ सीजन, ठीक है। जो किसानों का रजिस्टर्ड है और उन्होंने अपना एरिया रजिस्टर करवाया है सरकार को इस खरीफ सीज़न में, उसमें उन लोगों को 10,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से पैसे मिलेंगे। द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो सीक्स टू ऑफर अ फिक्स्ड अमाउंट पर एकड़ ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्टर्ड एंड नोटिफाइड एरिया फॉर पल्सेस एंड ऑयल सीड्स क्रॉप, ठीक है। राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि वो एक फ़िक्स्ड अमाउंट देगी, मतलब जो बाकी के किसान हैं जिन्होंने पैडी या मक्का या फिर गन्ने की फसल नहीं उगाई है और उन्होंने उसकी जगह पर दालें उगाई है या फिर तेल वाले बीज वाली क्रॉप उगाई है, मतलब फसलें उगाई हैं तेल वाली, उनको भी एक फ़िक्स्ड अमाउंट उनके खातों में दिया जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, एक बार आप पूरा सुन लीजिए क्योंकि मुझे लगता है मैं पढ़ते और बताने के बीच में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैंने पढ़ दिया, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। ऐसे ये है कि इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो इसमें 5,100 करोड़ रुपए जो है सरकार की रूरल इकोनॉमी में लगाएगी, मतलब जो गाँवों की अर्थव्यवस्था है उसको सही करने के लिए इतने करोड़ हैं, ठीक है, 5100 करोड़ रुपए उसमें लगाएगी। इससे क्या, और वो क्या करेगी, 10,000 रुपये पर एकड़ किसानों के खाते में सीधे डालेगी पैसे, ठीक है। इसमें क्या होगा, जिन किसानों ने पैडी, ठीक है, कॉर्न मतलब मक्के की फसल उगाई है या शुगर की मतलब गन्ने की फसल उगाई है, उन सबको 10,000 रुपये एक एकड़ के हिसाब से पैसा दिया जाएगा, ठीक है। और जिन किसानों ने दाल उगाई है या ऑयल सीड की क्रॉप उगाई है, ऑयल सीड की फसल उगाई है, उन सबको एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जाएगा, ठीक है, जो अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है, ये भी जल्दी बता देगी सरकार, ठीक है। आगे देखते हैं इस करंट से निकल के क्या ज़रूरी चीज़ें आ रही हैं। मुख्यमंत्री कौन है छत्तीसगढ़ के? भूपेश बघेल, ठीक है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं भूपेश बघेल। गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके, ठीक है, अनुसुईया उइके, और मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। आगे देखते हैं अगली करंट है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्चेस यूपी स्टार्टअप फंड, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शुभारंभ किया है यूपी स्टार्टअप फंड का, ठीक है, एक नई योजना है जिसका नाम है यूपी स्टार्टअप फंड, उसका शुभारंभ किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, मतलब हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ ने इस योजना का शुभारंभ किया है जिसका नाम है यूपी स्टार्टअप फंड। आगे देखते हैं क्या है। यूपी गवर्नमेंट हैज़ सेट अप यूपी स्टार्टअप फंड अंडर द यूपी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्टार्टअप पॉलिसी 2017, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक नया लॉन्च किया है, शुभारंभ किया है एक नई योजना का जिसका नाम है यूपी स्टार्टअप फंड, ठीक है, जिसको किसने किसने मिल के शुरू किया है? इसको शुरू किया है उत्तर प्रदेश की यूपी की सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप नीति 2017 द्वारा, ठीक है, इसका शुभारंभ किया है और इसको शुरू किसने किया है? उत्तर प्रदेश की सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप नीति, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप पॉलिसी 2017 मतलब स्टार्टअप नीति 2017। एंड MAU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, इसका मतलब क्या है? समझौते का ज्ञापन हुआ है। MOU जो है वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को हिंदी में बोला जाता है समझौता ज्ञापन, ठीक है। इट हैज़ बीन साइंड, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के और स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको शॉर्ट में बोला जाता है SIDBI, ठीक है, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार और SIDBI ने हस्ताक्षर किए हैं एक समझौते ज्ञापन पे, और जो फंड है वो मैनेज कौन करेगा? वो करेगी SIDBI, ठीक है, मतलब लघु उद्योग विकास बैंक जो है भारत की, वो उस फंड को मतलब उस कोष का
मैनेज करेगी, ठीक है, उसको देखेगी, उसकी देख रेख करेगी। इनिशियल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ₹15 करोड़ हैज़ बीन मेड टू द फंड, ठीक है, शुरुआती जो कंट्रीब्यूशन है, मदद है 15 करोड़ की, वो दे दी गई है इस निधि में, ठीक है। 15 करोड़ शुरुआती कंट्रीब्यूशन, शुरुआत में जो मदद है वो दे दी जा चुकी है। द फंड एम्स टू सपोर्ट द रजिस्टर्ड स्टार्टअप वेंचर प्रेजेंट अक्रॉस डिफरेंट वर्टिकल्स इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। या जो निधि है, ठीक है, या कोष है, ये इसलिए लाया गया है ताकि ये मदद कर सके जो स्टार्टअप करने वाले हैं भारत के उत्तर प्रदेश भारत में लोग, उनकी मदद कर सके। जिन्होंने अपना स्टार्टअप रजिस्टर करवाया है सरकार के पास, उनको मदद करेगी, क्योंकि कोविड-19 महामारी के तहत सभी को और स्टार्टअप करने वालों को खासकर बहुत नुकसान हुआ है। तो उत्तर प्रदेश उनकी मदद करने के लिए यूपी स्टार्टअप फंड लॉन्च की है, ठीक है, जिसमें 15 करोड़ रुपए आ चुके हैं, ठीक है। शुरुआती कंट्रीब्यूशन, शुरुआती पहल 15 करोड़ की जा चुकी है उस कोष में। और ये किसके लिए है? जो स्टार्टअप कर रहे हैं, जो रजिस्टर्ड है सरकार के पास स्टार्टअप कर रहे हैं, उनके लिए है। और कौन कौन है इसमें? समझौता किसके बीच हुआ है, ये ज़रूरी है। ये हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में समझौता और स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब लघु उद्योग विकास भारत की जो बैंक है, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है, ठीक है। और ये किसके तहत शुरू की गई है ये योजना शुरू की गई है यूपी सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप 2017 नीति से, ठीक है। ये ज़रूरी है, इसमें मैंने मार्क कर दिया, आप देख लीजिए। आगे देखते हैं अबाउट यूपी स्टार्टअप फंड, ठीक है। चलिए कुछ बातें जानते हैं यूपी स्टार्टअप फंड के बारे में। द यूपी स्टार्टअप फंड हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड अंडर द यूपी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्टार्टअप पॉलिसी, ठीक है। ये यूपी स्टार्टअप फंड किसके तहत बनाया गया है? ये बनाया गया है यूपी सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप नीति 2017 के तहत। और किसने बनाया है? ये यूपी सरकार ने बनाया है, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार ने इस फंड को बनाया है, स्थापना की है। इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ फंड ऑफ फंड। फंड ऑफ फंड का मतलब होता है निधि का कोष, ठीक है। फंड ऑफ फंड का मतलब निधि का कोष, ठीक है। ये किस तरह से होगा? ये एक निधि के कोष की तरह होगा। और ये कहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा? इसका इस्तेमाल सुरक्षा के लिए किया जाएगा और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में किया जाएगा, ठीक है, मतलब सेबी। आपने नाम सुना होगा सेबी, बट इसका फुल फॉर्म ये होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। अप्रूव्ड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड एंड वुड नॉट बी इन्वेस्टेड डायरेक्टली इनटू स्टार्टअप। ये सीधे डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट, ये जो इन्वेस्टमेंट होगा, मतलब ये जो कोष होगा, ये सीधे के सीधे स्टार्टअप में नहीं इस्तेमाल किया जाएगा, उसकी बजाय ये सेबी में जाएगा। उसके बाद में इसका कोई ऑल्टरनेटिव दूसरा तरीका निकाला जाएगा और उस तरह से ये स्टार्टअप की मदद करेगा। द फंड विल बी ऑपरेटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 12 ईयर। ये जो फंड है ये 12 साल के लिए है। एंड विल बी प्रोफेशनली मैनेज्ड बाय SIDBI एक्टिंग एज अ फंड मैनेजर, ठीक है। SIDBI मैंने अभी आपको बताया था, लघु उद्योग विकास बैंक भारत की जो है, वो इस कोष के मैनेजर की तरह काम करेगी, मतलब देख रेख करेगी। जो भी यहाँ पर कोष आएगा, ठीक है, जो भी फंड आएगा उसकी देख रेख कौन करेगा? SIDBI, मतलब लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर देती हूँ, आप देख लीजिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो यूपी स्टार्टअप फंड है ये किसके तहत स्थापित किया गया है? यूपी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्टार्टअप पॉलिसी 2017, मतलब उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप नीति के तहत इसकी स्थापना हुई है। किसने की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने की है, ठीक है। ये एक कोष के निधि की तरह होगा, ठीक है। आगे इंपॉर्टेंट ये है कि ये 12 साल के लिए होगा, ठीक है। और ये मैनेज कौन करेगा? SIDBI, मतलब ये बैंक मैनेज करेगी, वो इस कोष की मैनेजर की तरह काम करेगी, ठीक है। आगे इस करंट से निकल के जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। यहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल, ठीक है। यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। आगे देखते हैं, अगली करंट है हमारी, HRD मिनिस्टर लॉन्चेस इग्नोयूज ऑनलाइन मास्टर प्रोग्राम इन हिंदी, ठीक है। मानव विकास संसाधन मंत्री हैं, उन्होंने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है, ठीक है, ऑनलाइन मास्टर प्रोग्राम, जो कि हिंदी में होगा, ठीक है। इसका शुभारंभ किया है इन्होंने, किसने? मानव विकास संसाधन मंत्री ने, ठीक है। आगे देखते हैं, इग्नोयूज ऑनलाइन मास्टर प्रोग्राम इन हिंदी हैज़ बीन लॉन्च्ड, ठीक है। हिंदी में ये लॉन्च किया गया, इसका शुभारंभ हिंदी में किया गया है। किसने किया है? केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्री, जिनका नाम है श्री रमेश पोखरियाल, ठीक है। इनको निशंक के नाम से भी जाना जाता है। वाया फेसबुक लाइव सेशन, इन्होंने ये जो शुभारंभ किया है इस प्रोग्राम का, वो फेसबुक लाइव सेशन से किया है, ठीक है। आगे देखते हैं, ड्यूरिंग द लॉन्च सेशन द मिनिस्टर स्टेटेड दैट दिस
प्रोग्राम विल स्ट्रेंथन पढ़े इंडिया ऑनलाइन इनिशिएटिव। ठीक है, जब वो इसका शुभारंभ कर रहे थे उस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि ये जो प्रोग्राम है ये पढ़े इंडिया ऑनलाइन इनिशिएटिव है। ठीक है, ये मतलब एक कदम उठाया जा रहा है सरकार की तरफ से, पढ़े इंडिया ऑनलाइन, तो वो इसको मजबूत करने में बहुत सहायक होगा। सरकार की जो पहल है, इनिशिएटिव का मतलब पहल, जो सरकार की पहल है पढ़े इंडिया ऑनलाइन, उसको मजबूत करेगा। क्या? ये जो प्रोग्राम है ऑनलाइन मास्टर प्रोग्राम। ठीक है, ये सरकार की पहल पढ़े इंडिया ऑनलाइन को और मजबूत करेगा। एंड कमेंट द रोल प्लेड बाय इग्नोयूज इन प्रमोटिंग ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है, और ये जो है ये अहम किरदार निभाएगा ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ाने में। ठीक है, ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। कौन सा प्रोग्राम? ऑनलाइन मास्टर प्रोग्राम। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, आप देख लीजिए। एक बार इम्पॉर्टेंट बता दो इसमें क्या क्या है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट HRD का फुल फॉर्म है ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में बोला जाता है मानव विकास संसाधन। ठीक है, मानव विकास संसाधन मंत्रालय। मिनिस्ट्री मतलब मंत्रालय होता है, मिनिस्टर मतलब मंत्री। ठीक है, मानव विकास एवं संसाधन मंत्री ने लॉन्च किया है, शुभारंभ किया है ऑनलाइन मास्टर प्रोग्राम, जो कि हिंदी में है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। और मंत्री हैं कौन? श्री रमेश पोखरियाल जी, जिनका दूसरा नाम निशंक भी है। ठीक है, उन्होंने फेसबुक लाइव सेशन से इस योजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, और ये मजबूत करेगा पढ़े इंडिया ऑनलाइन पहल है जो सरकार की, उसको और मजबूत करेगा और ये प्रमोट करेगा, मतलब बढ़ावा देगा ऑनलाइन शिक्षा को। ठीक है, बस इतना ज़रूरी है इसमें। आगे देखते हैं। अलॉन्ग विद MA इन हिंदी, द यूनिवर्सिटी हैज़ ऑल्सो लॉन्च प्रोग्राम्स, नेमली MA इन गांधी एंड पीस स्टडीज़। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी में जो इग्नू यूनिवर्सिटी है, मैंने अभी आपको ये बताया था ये। ठीक है, ये जो इग्नोयू है ये एक यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर जो है आगे देखते हैं, MA होता है हिंदी में। ठीक है, मतलब MA हिंदी में करवाने के साथ साथ इस यूनिवर्सिटी ने और भी प्रोग्राम्स का शुभारंभ किया है, जैसे MA इन गांधी एंड पीस स्टडी, मतलब गांधी एवं शांति अध्ययन में MA करवाएगा। BA इन टूरिज्म स्टडीज़, मतलब पर्यटन अध्ययन करवाएगा, BA करवाएगा पर्यटन अध्ययन में। ठीक है, सर्टिफिकेट कोर्स इन अरेबिक, अरबी में सर्टिफिकेट कोर्स देगा। सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी में भी ये सर्टिफिकेट देगा। सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है, सर्टिफिकेट इसमें भी देगा, किसमें? पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में भी सर्टिफिकेट देगा। ठीक है, तो पहले ये देख लीजिए कि कौन कौन से नए प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, क्योंकि एक बार ज़रूरी है और एक बार आप देख लेंगे ना अच्छे से तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, क्या है? पहला MA इन गांधी एंड पीस स्टडी। ठीक है, मतलब गांधी एवं शांति अध्ययन में MA। दूसरा है BA इन टूरिज्म स्टडीज़, मतलब पर्यटन अध्ययन में BA। तीसरा है सर्टिफिकेट कोर्स इन अरेबिक, ठीक है, सर्टिफिकेट कोर्स अरबी में। चौथा है सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब सर्टिफिकेट है सर्टिफिकेट इन सूचना प्रौद्योगिकी में सर्टिफिकेट। उसके बाद सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम किस में है? पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में। ठीक है, ये कोर्स इसने नए शुरू किए हैं, इन कोर्स का शुभारंभ किया है। द ऑनलाइन प्रोग्राम विल कंस्टिट्यूट वीडियो एज वेल एज ऑडियो लेक्चर। ये जो नया ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू किया गया है इसमें वीडियो भी होगी और ऑडियो लेक्चर भी होंगे। ठीक है, और ट्यूटोरियल्स भी होंगे। दैट वुड बी अवेलेबल टू स्टूडेंट एट अ क्लिक ऑफ ऑन द इग्नूज़ वेबसाइट। अगर कोई इग्नू की वेबसाइट पर जाकर के कोई छात्र क्लिक करेगा तो वहाँ पर उसको क्या क्या मिलेगा? वीडियो लेक्चर मिलेगा, ऑडियो लेक्चर मिलेगा और साथ में ट्यूटोरियल भी मिलेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं इस करंट से निकल के क्या चीज़ें आ रही हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है, केंद्रीय मंत्री कौन है? मानव संसाधन विकास के रमेश पोखरियाल जी। मैंने आगे भी बताया आपको, रमेश पोखरियाल जिन्हें निशंक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, रमेश पोखरियाल जी जिनका निशंक के नाम से भी जाना जाता है। मैंने इसमें आपको बता दिया क्या क्या ज़रूरी है। इसमें ज़रूरी है वो सारे प्रोग्राम्स जो यूनिवर्सिटी ने अभी अभी जिनका शुभारंभ किया है। ठीक है, वो मैंने वो जो आपको 1 2 3 4 करके बताए, जो कि मैंने फिर से अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, ये ज़रूरी है और ये ज़रूरी है। यूनियन मिनिस्टर का नाम क्या है? रमेश पोखरियाल जी, जिनको निशंक के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं, अगली करंट है हमारी, एयरटेल अफ्रीका एंड यूनिसेफ टू सपोर्ट चिल्ड्रन एंड फैमिलीज़ अफेक्टेड बाय कोविड-19। ठीक है, जो अफ्रीका में एयरटेल कंपनी है और यूनिसेफ, ठीक है, यूनिसेफ का फुल फॉर्म मैं अभी आपको बताऊंगी, पहले आप ये देख लीजिए। इन दोनों ने मिल करके
सपोर्ट किया है, मतलब बच्चों को और उनके परिवारों को सहायता दी है अफ्रीका में, जो लोग कोविड-19 महामारी से जूझ रहे हैं। ठीक है, यूनिसेफ और एयरटेल अफ्रीका ने मिल करके बच्चों और उनके परिवारों को सहायता दी है जो लोग कोविड-19 की महामारी से ग्रसित हैं। यूनिसेफ एंड एयरटेल अफ्रीका हैज़ पार्टनर्ड टू सपोर्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली अफेक्टेड बाय कोविड-19। ठीक है, इन दोनों ने एक दूसरे के साथ में समझौता किया है और यह समझौता किया है कि वो दोनों जो बच्चे हैं और उनके परिवार हैं जो कोरोना की महामारी से ग्रसित हो गए हैं या फिर उन पे कोरोना का असर पड़ रहा है, उन सबको वो सहायता देंगे और उनको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। द पार्टनरशिप बिटवीन द टू एम्स टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद एक्सेस टू रिमोट लर्निंग एंड इनेबल access to cash assistance for their families through mobile cash transfer। ठीक है, मैं एक बार पढ़ देती हूँ फिर मैं आपको समझाऊंगी। मोबाइल टेक्नोलॉजी विल बी यूज्ड बाय यूनिसेफ एंड एयरटेल अफ्रीका टू बेनिफिट अराउंड 133 million school age children who are currently affected by school closure in 13 countries across sub-Saharan Africa due to COVID-19 pandemic। ठीक है, अब बताती हूँ मैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, यू फॉर यूनाइटेड, एन फॉर नेशंस, आई फॉर इंटरनेशनल, सी फॉर चिल्ड्रेन, ई फॉर इमरजेंसी एंड एफ फॉर फंड। ठीक है, आई रिपीट, एक बार दोबारा से बोल रही हूँ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ठीक है, ये यूनिसेफ का फुल फॉर्म है। इसको हिंदी में बोलेंगे संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन बच्चों का कोष। ठीक है, ये हिंदी में याद नहीं करना, इंग्लिश में ही याद करना पड़ेगा क्योंकि यूनिसेफ का फुल फॉर्म तो आप इंग्लिश में ही लर्न करोगे, लेकिन हिंदी में मैंने आपके समझने के लिए बता दिया कि ये वो कोष है जो बच्चों के लिए सहायता प्राप्त करता है। ठीक है, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनके लिए कोष प्रदान करता है, यह वो संयुक्त राष्ट्र का संगठन है। ठीक है, चलिए फिर अब अपनी करंट की तरफ लौट के आते हैं। यूनिसेफ एंड एयरटेल अफ्रीका हैज़ पार्टनर। ठीक है, इन दोनों ने एक साथ संधि की है, पार्टनरशिप की है कि ये बच्चों को और उनके परिवारों को सहायता प्राप्त कर देंगे, सहायता देंगे जो कोविड-19 महामारी से ग्रसित हैं। ठीक है, इन दोनों की जो पार्टनरशिप है उसका मेन उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि उन बच्चों को जो बहुत ही दूर रहते हैं उनको दूरस्थ शिक्षा देंगे और उनके परिवारों को नगद सहायता देंगे। ठीक है, उनके परिवारों को नगद सहायता देंगे और उनको दूरस्थ शिक्षा देंगे। और उनके परिवारों को नगद सहायता कैसे देंगे? मोबाइल से कैश द्वारा। ठीक है, मोबाइल से कैश ट्रांसफ़र करके, कैश इधर दे करके उनके परिवारों को उनकी सहायता करेंगे। मोबाइल टेक्नोलॉजी विल बी यूज्ड बाय यूनिसेफ। जो यूनिसेफ है वो मोबाइल की टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगा, उसका इस्तेमाल करेगा। और जो अफ्रीका है वहाँ पर 133 मिलियन जो स्कूली बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं क्योंकि उनके स्कूल बंद हो गए हैं। ठीक है, और 13 देश हैं अफ्रीका में जो सब सहारा अफ्रीका है। ठीक है, सहारा डेजर्ट जो अफ्रीका में है उसके आसपास के 13 जो देश हैं, कंट्री हैं, वो अफेक्ट हो गए हैं, वो बुरी तरह से प्रभावित हो गए हैं कोविड-19 से। तो उनकी मदद करेगा, जिसमें 133 मिलियन बच्चे हैं जो स्कूल जाते थे। ठीक है, उनको दूरस्थ शिक्षा प्रदान करेगा एवं उनके परिवारों को नगद सहायता देगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एयरटेल अफ्रीका विद ज़ीरो रेट द सेलेक्टेड वेबसाइट विच आर होस्टिंग एजुकेशनल कंटेंट। ठीक है, एयरटेल अफ्रीका जो है वो उन वेबसाइट्स पे कोई भी चार्ज या कोई भी पैसा नहीं लगाएगी जो अपनी वेबसाइट पर शैक्षिक सामग्री रखेंगे। एंड विल प्रोवाइड चिल्ड्रन विद रिमोट एक्सेस। ठीक है, और वो उन बच्चों को दूरस्थ शिक्षा देंगे डिजिटल द्वारा। ठीक है, और कोई भी पैसा नहीं लेंगे। ठीक है, वो उन वेबसाइट्स की जो पैसे लेती है वो ज़ीरो रखेगी, उनसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा उन वेबसाइट से जिन पर शैक्षिक सामग्री होती है, और वो बच्चों को दूरस्थ शिक्षा देंगे डिजिटल द्वारा। ठीक है, डिजिटली वो बच्चों को दूरस्थ शिक्षा देंगे और उनसे कोई भी पैसा नहीं लेंगे उस शिक्षा का। द पार्टनरशिप विल ऑल्सो इनेबल यूनिसेफ टू ऑफर वाइटल कैश असिस्टेंस टू रिमूव फाइनेंशियल ऑब्स्टेकल्स। ठीक है, ये जो पार्टनरशिप है ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे वाली है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है अफ्रीका के बच्चों के लिए, क्योंकि इससे क्या होगा, जो अफ्रीका के परिवार हैं, ठीक है, जो कोविड-19 से प्रभावित हो गए हैं, उनको नगदी सहायता भी दी जाएगी क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल ऑब्स्टेकल हो गए हैं। ठीक है,
उनके पास जो वित्तीय समस्याएं हो गई हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं और वो बुरी तरह से प्रभावित हो गए हैं। सब सहारन मतलब सहारा डिजर्ट के आसपास जो 13 देश हैं अफ्रीका में, उनके जो लोग हैं। हेंस इट विल इंश्योर दैट फैमिलीज हैव एडिशनल रिसोर्सेज टू टैकल विद द प्रोग्रेसिंग हेल्थ एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है, इससे क्या होगा, यूनिसेफ ना ये ध्यान रखेगा कि जो वहाँ पे परिवार हैं उनके पास और भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो लोग अपने स्वास्थ्य को सही रख पा रहे हैं और अपनी अर्थव्यवस्था की जो क्राइसिस है, ठीक है, जो अर्थव्यवस्था की मारी झेल रहे हैं उससे वो बच सकें और ख़ुद को उससे बाहर आ सकें, ठीक है, और ख़ुद के स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकें। द पार्टनरशिप विल बेनिफिट द चिल्ड्रन एंड फैमिलीज इन 13 कंट्रीज इन सब सहारन अफ्रीका। तभी मैंने बताया कि ये जो पार्टनरशिप है इससे जो बच्चे हैं 13 देशों के बच्चे हैं अफ्रीका में उनको फ़ायदा होगा जो सब सहारन अफ्रीका में रहते हैं। और यहाँ पे कौन कौन से 13 देश आते हैं, ज़ाम्बिया, कॉन्गो, नाइजीरिया, गैबोन, केन्या, मेडागास्कर, मलावी, नाइगर, रवांडा, तंजानिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा एंड छड। ठीक है, ये सारे वो शहर हैं 13 जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा है कोविड-19 का और यहाँ के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए यूनिसेफ इन बच्चों की मदद करेगा। ठीक है, अब आगे देखिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, यहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब कहाँ के, एयरटेल अफ्रीका के कौन है, रघुनाथ मंडावा। ठीक है, मतलब मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं एयरटेल अफ्रीका के वो हैं रघुनाथ मंडावा। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनिसेफ, यूनिसेफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का क्या नाम है, हेनरीटा एच फोरे। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो 13 देश एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये देख लीजिएगा 13 कंट्रीज़ में ये जो लागू करेंगे पार्टनरशिप उसके तहत बच्चों की मदद करेंगे। ठीक है, आगे इसमें क्या है, इसमें 13 देश मैंने अभी आपको बताया, ये सारे याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा एक बार, याद तो हो ही जाएंगे। ठीक है, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का नाम याद कर लीजिएगा एयरटेल अफ्रीका के, और चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यूनिसेफ हैं उनका नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली करेंट में। सेंटर लॉन्चेज स्कीम टू सोलराइज कोनार्क सन टेम्पल एंड कोनार्क टाउन। ठीक है, केंद्र ने एक नई स्कीम का शुभारंभ किया है जिसके तहत वो कोनार्क सूर्य मंदिर जो है उसको और जो कोनार्क टाउन है, ठीक है, उसको जो है सोलराइज करेंगे। ठीक है, मतलब वहाँ पर जो ऊर्जा आएगी वो सूर्य की किरणों द्वारा संचालित होगी। ठीक है, वो सूर्य की किरणों द्वारा बनाई जाएगी, उससे कोनार्क सूर्य मंदिर और कोनार्क टाउन के लिए ये योजना केंद्र सरकार लाई है। ठीक है, आगे देखते हैं। अ स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर कंप्लीट सोलराइजेशन ऑफ कोनार्क सन टेम्पल एंड कोनार्क टाउन इन ओडिशा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गई कि कोनार्क सूर्य मंदिर है कहाँ पर, उड़ीसा में। ठीक है, कोनार्क सूर्य मंदिर है उड़ीसा में। वहाँ पर केंद्र सरकार योजना लाई है कि वहाँ पर जो ऊर्जा आएगी सूर्य मंदिर में और कोनार्क टाउन में वो आएगी सौर ऊर्जा। ठीक है, मतलब सोलराइज मतलब सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। दिस स्कीम हैज़ बीन लॉन्च टू डेवलप द हिस्टोरिकल सन टेम्पल टाउन ऑफ कोनार्क एज सूर्य नगरी। ठीक है, ये स्कीम का शुभारंभ इसलिए किया गया है कि जो ऐतिहासिक सूर्य मंदिर है कोनार्क का, कोनार्क सूर्य मंदिर, उसको एक सूर्य नगरी बना दिया जाए। ठीक है, सौर ऊर्जा से चलेगा तो उसको सूर्य नगरी बोला जा सकेगा। एज अ पार्ट ऑफ स्कीम 10 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्रोजेक्ट अलॉन्ग विद वेरियस सोलर ऑफ ग्रिड एप्लीकेशंस। ठीक है, 10 मेगावाट का जो है प्रोजेक्ट वो शुरू कर दिया गया है जिसमें बहुत सारे सौर ऊर्जा के लिए ग्रिड एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा वाले पेड़ लगाए गए हैं, सौर ऊर्जा सूखने के लिए वाटर किस कॉज लगाए गए हैं, वो लगाए जाएंगे या लगाए गए हैं। क्यों? क्योंकि कोनार्क सूर्य मंदिर और कोनार्क टाउन को एक सौर ऊर्जा वाली जगह बनानी है। ठीक है, ताकि उसको सूर्य नगरी बोला जा सके। मैं क्लियर कर देती हूँ, आप देख लीजिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है सूर्य नगरी। ठीक है, ये याद रखिएगा कि जब वहाँ पर सौर ऊर्जा आएगी तो उसको सूर्य नगरी की तरह बनाया जाएगा। ठीक है, ऐतिहासिक सूर्य मंदिर को सौर नगरी बनाया जाएगा। ठीक है, इसमें 10 मेगावाट की ग्रिड जो है वो जोड़ दी गई है सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट से। ठीक है, जिसके तहत क्या होगा, सोलर ट्रीज और सोलर ड्रिंकिंग वाटर की कॉक्स लगाए जाएंगे। ठीक है, उस जगह पर लगाए जाएंगे। और ये कोनार्क सूर्य मंदिर और कोनार्क टाउन है कहाँ पर, उड़ीसा में। ठीक है, ये बस इतना याद रखना है। आगे देखते हैं। उड़ीसा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, जो उड़ीसा की रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, वो इस प्रोजेक्ट को काम पर लाएगी। ठीक है, मतलब इस प्रोजेक्ट में काम वो शुरू करवाएगी। दिस स्कीम विल इंश्योर मीटिंग ऑल एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ कोनार्क टाउन। ठीक है,
ये जो स्कीम है इसमें ये ध्यान रखा जाएगा कि जितनी भी ऊर्जा की ज़रूरत है वो कोणार्क टाउन में पहुँचे सूर्य ऊर्जा के तहत। फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब इस प्रोजेक्ट को काम में लाने के लिए भारत की जो सरकार है उसने 100% सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है, ठीक है, अपनी तरफ से पूरी की पूरी सहायता प्रदान की है 100%। सपोर्ट ऑफ अराउंड 25 करोड़ थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, और 25 करोड़ दिए हैं मंत्रालय द्वारा। कौन से मंत्रालय द्वारा? न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय द्वारा, ठीक है, अपना 100% सहयोग दिया है, और 25 करोड़ का सहयोग मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा भी दिया गया है इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करने के लिए। और उड़ीसा में जो कोणार्क सूर्य मंदिर है और कोणार्क टाउन है उसको सौर ऊर्जा पे चलने के लिए बनाने वाला प्रोजेक्ट, उसको स्टार्ट करने के लिए, उसको शुरू करने के लिए, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर देती हूँ, आप एक बार देख लीजिए। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सी वो एजेंसी है जो इस प्रोजेक्ट को काम पर शुरू करेगी, मतलब इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेगी, वो है उड़ीसा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। भारत सरकार ने अपना 100% सहयोग दिया है, साथ में 25 करोड़ किसने दिए हैं? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने। इतना याद करना है। और आगे ये याद करना है कि उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक जी। वहाँ के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल जी। वहाँ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी कौन है, मतलब केंद्रीय मंत्री कौन है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का? राजकुमार सिंह, ठीक है। ये तीनों चीज़ें तो याद करनी ही करनी है आपको, और इसमें से जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट मार्क है, बस उतना याद करना है। आगे देखते हैं, अगली करंट है हमारी, डॉक्टर हर्षवर्धन टू टेक चार्ज एज चेयरमैन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड, ठीक है। डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो हैं हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, अब वो चेयरमैन नियुक्त हो गए हैं, ठीक है, अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन में, ठीक है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड मतलब सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कौन? डॉक्टर हर्षवर्धन, यानी हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो है अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। आगे देखते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, मैंने अभी बताया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन विल टेक चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो अपना पदभार संभालेंगे अध्यक्ष के तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन में, ठीक है। 34 मेंबर एग्जीक्यूटिव बोर्ड, ठीक है, वहाँ के जो 34 मेंबर वाली 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड है उसके अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यभार संभालेंगे कौन? हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, ठीक है। ही विल रिप्लेस डॉक्टर हिरोकी नकाटनी ऑफ जापान, ये किसकी जगह लेंगे? ये डॉक्टर हिरोकी नकाटनी है जापान के, उनकी जगह लेंगे, ठीक है। इसका मतलब इनके पहले कौन थे अध्यक्ष? वो थे डॉक्टर हिरोकी नकाटनी, वो जो कि जापान के थे। द WHO इज गवर्नड बाय 2 डिसीजन मेकिंग बॉडी, द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली एंड द एग्जीक्यूटिव बोर्ड। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है वो कौन चलाता है? वो 2 बॉडीज़ हैं, मतलब 2 संगठन हैं जो चलाते हैं मिल करके, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंदर काम करते हैं। पहला है विश्व स्वास्थ्य असेंबली, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, जो अभी अभी हुई थी, मैंने आपको उस दिन बताई थी कि वो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हुई थी, ठीक है। और दूसरी कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष, ठीक है, मतलब कार्यकारी बोर्ड जो होता है 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड और उसके अध्यक्ष, ठीक है, इन दोनों को से मिल करके विश्व स्वास्थ्य संगठन काम करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अबाउट द WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड, जानते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के बारे में कुछ। द WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड इज़ कम्पोज्ड ऑफ 34 मेंबर्स, ठीक है, इसमें 34 सदस्य होते हैं जो क्वालिफाइड होते हैं, मतलब वो बहुत अच्छे खासे पढ़े लिखे होते हैं, स्वास्थ्य की फील्ड से, स्वास्थ्य के विषय में अच्छी खासी जानकारी रखते हैं। विद मेंबर्स बीइंग इलेक्टेड फॉर 3 ईयर टर्म, ठीक है, और इसके जो सदस्य हैं वो 3 साल के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। द हेल्थ असेंबली इज़ द हुज डिसीजन मेकिंग बॉडी एंड कंसिस्ट ऑफ 194 मेंबर स्टेट, ठीक है। जो हेल्थ असेंबली है, मतलब स्वास्थ्य असेंबली जो हुई थी अभी, वो विश्व स्वास्थ्य संगठन की डिसीजन मेकिंग बॉडी है, मतलब वो जो डिसाइड करते हैं, जो अपना वोट देते हैं, ठीक है, उसमें बहुत ही अहम हिस्सा होता है इसका, जिसमें 124 मेंबर स्टेट होते हैं, ठीक है, मतलब 124 सदस्यीय राज्य होते हैं जो उसके मेंबर होते हैं। द बोर्ड चेयरमैन पोस्ट इज़ हेल्ड बाय रोटेशन फॉर 1 ईयर, ठीक है, जो ये बोर्ड होता है इसके अध्यक्ष की जो पदभार होती है वो
1 साल के लिए दी जाती है, उसके बाद में वो रोटेट होती रहती है, मतलब बदलती रहती है, ठीक है। बाय ईच ऑफ हुज 6 रीजनल ग्रुप, जिससे विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो 6 ग्रुप हैं वो एक एक करके संभालते हैं, हर 1 साल बाद वो बदलती रहती है। पहला जो है वो अफ्रीकन रीजन है, अफ्रीका, ठीक है। दूसरा है अमेरिका, तीसरा है साउथ ईस्ट एशिया रीजन, चौथा है यूरोपियन रीजन, पांचवा है ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन और छठा है वेस्टर्न पैसिफिक रीजन, ठीक है। अब इसमें ये देख लीजिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है। इसमें आपको ये याद रखना है कि जो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन की कार्यकारी बोर्ड होता है, इसमें 34 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 34 सदस्य होते हैं, ठीक है। और इसके बाद में क्या याद रखना है, इसमें 194 मेंबर राज्य होते हैं, ठीक है। 194 राज्य होते हैं जो इसके सदस्य होते हैं, किसके? हेल्थ असेंबली के। हाँ, कार्यकारी बोर्ड में 34 मेंबर होते हैं और हेल्थ असेंबली में 194 मेंबर होते हैं, ठीक है। और ये दोनों बॉडी मिल करके विश्व स्वास्थ्य संगठन को कोई भी डिसीजन लेने में उसकी मदद करती हैं, ठीक है। ये दोनों डिफरेंस याद रखिएगा कि हेल्थ असेंबली में 194 और एग्जीक्यूटिव बोर्ड मतलब कार्यकारी बोर्ड के में 34 मेंबर होते हैं, ठीक है। और जो ये असेंबली होती है, हेल्थ असेंबली 194 मेंबर वाली, इसका जो अध्यक्ष होता है वो हर 1 साल के बाद बदलता रहता है। और इसमें 6 रीजनल ग्रुप होते हैं, ये सारे मैंने अभी आपको बताया 1 2 3 4 5 6 करके। ये देखिए जो आपका ये गोला घूम रहा है, इसके अंदर जो भी आ रहे हैं यही सारे हैं, ठीक है। मैंने एक बार पढ़ दिए हैं तो आप दोबारा से पढ़ लीजिएगा अपना। आगे देखते हैं द मेन फंक्शन ऑफ द बोर्ड, ठीक है। जो मुख्य काम होता है बोर्ड का वो क्या होता है? टू गिव अफेक्ट टू द डिसीजन एंड पॉलिसीज ऑफ हेल्थ असेंबली, ठीक है। वो डिसीजन देता है, वो अपना विचार सुनाता है, जो पॉलिसीज़ हैं, जो नीतियां हैं हेल्थ असेंबली की, उस पर उसको एडवाइस करता है, ठीक है। उसको अपना चुनाव बताता है, ठीक है। एंड जनरली टू फैसिलिटेट द वर्क, और उसकी काम करने में मदद करता है। द बोर्ड एंड द असेंबली सेंटर फोरम टू फॉर डिबेट ऑन हेल्थ इश्यूज एंड फॉर एड्रेसिंग कंसर्न रेज बाय मेंबर स्टेट, ठीक है। यहाँ पर जो है वाद विवाद होता है और बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिन पर डिस्कशन किया जाता है, जिन पर बातचीत की जाती है, ठीक है। जो कंसर्न्स होते हैं, मतलब जो प्रॉब्लम फेस हो रही होती है, जो मुसीबतें आई होती हैं, और जो मेंबर राज्य होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा वो समस्याएं उठाई जाती हैं वहाँ पर असेंबली में, उनमें ये मदद करता है हेल्थ असेंबली की, और उनको उनके काम करने में मदद करता है और एडवाइस करता है, ठीक है। आप देखिए भारत का WHO में क्या स्थान है, ठीक है, और या उस भारत का WHO में क्या रहा है आज तक। इंडिया बिकेम अ पार्टी टू WHO कॉन्स्टिट्यूशन एट 12 जनवरी 1948। भारत जो है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो संविधान है उसका हिस्सा बना 12 जनवरी 1948 में, ठीक है। द फर्स्ट सेशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया रीजनल कमेटी वॉज हेल्ड इन अक्टूबर 4 to 5, 1948। जो पहला सेशन हुआ साउथ ईस्ट एशिया रीजन का, मतलब जो भारत है वो साउथ ईस्ट एशिया रीजन में आता है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको अफ्रीकन रीजन बताया था, अमेरिका रीजन बताया था, और साउथ ईस्ट एशिया रीजन है, तो ये वो रीजन है जिसमें भारत आता है, साउथ ईस्ट एशिया रीजन में, ठीक है। तो जो पहला सेशन था जिसमें साउथ ईस्ट एशिया रीजन आया, वो कब हुआ था? वो कॉन्फ्रेंस या वो सेशन हुआ था 4 से 5 अक्टूबर सन 1948 में, ठीक है। 4 से 5 अक्टूबर सन 1948 में इन द ऑफिस ऑफ इंडियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ। कहाँ पर हुआ था ये सेशन? ये ऑफिस में हुआ था, जो भारत के केंद्रीय मंत्री हैं स्वास्थ्य, उनके ऑफिस में हुआ था। एंड वॉज इनॉग्रेटेड बाय जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और इसका इनॉग्रेशन किसने किया था? हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था, इसका शुभारंभ किया था, ठीक है। एक बार मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, देख लीजिए। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि भारत जो है WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के संविधान का हिस्सा कब बना? 12 जनवरी 1948 में। और जो पहली कॉन्फ्रेंस थी जिसमें भारत ने हिस्सा लिया 4 से 5 अक्टूबर 1948 में, कहाँ पर हुई ये कॉन्फ्रेंस? ये हुई भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के ऑफिस में हुई। और इसका इनॉग्रेशन किसने किया, शुभारंभ किया? जवाहरलाल नेहरू जी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और पहले प्रधानमंत्री, ठीक है। आगे देखते हैं, अगली करंट है J&K लॉन्चेज एन इनिशिएटिव सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस, ठीक है। जम्मू कश्मीर ने एक शुभारंभ किया, एक इनिशिएटिव, एक पहल की शुरुआत की है जिसका नाम है सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस। जैसे कि आप सभी नाम से जान पा रहे हैं, ये एक मानसिक अवस्था जो लोगों की ख़राब हो चुकी है कोविड-19 के तहत, उसको सुधारने का एक प्रयास है जो जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक पहल की है जिसका नाम है सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस, ठीक है। इसको आपको जैसे है वैसे ही याद करना पड़ेगा।
इसका कोई हिंदी में याद नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये नाम है और नाम कभी नहीं बदलते, ठीक है। अगर वो हिंदी में है तो आप हिंदी में याद करेंगे, अगर वो इंग्लिश में है तो आपको इंग्लिश में ही याद करने पड़ेंगे। आप समझने के लिए हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन याद आपको इंग्लिश में ही करना पड़ेगा, ठीक है। नाम क्या है? सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस। और ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? इसका शुभारंभ कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर में हुआ है, एक पहल की तरह, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है इसमें। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन J&K हैज़ स्टार्टेड इनिशिएटिव, ठीक है। वहाँ का जो मंत्रालय है सूचना का और आम जन समस्याओं का, उसने स्टार्ट किया है, एक पहल दिया है, सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस प्रोग्राम, ठीक है। दिस इनिशिएटिव स्प्रेड अवेयरनेस, ठीक है। ये जो इनिशिएटिव है, जो पहल की गई है, ये जागरूकता फैलाने के लिए की गई है। क्यों? किस चीज़ के लिए जागरूकता फैलानी है? साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन एंड मेजर्स टू बी अडॉप्टेड टू ओवरकम देम, ठीक है। कि जो मानसिक अवस्था है लोगों की, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा लॉकडाउन की वजह से ख़राब होती जा रही है, उसको सुधारने के लिए और बहुत सारी चीज़ों को जो हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाने की ज़रूरत है ताकि हम अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ बनाए रखें, ठीक है। इसके तहत ये पहल की गई है जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा, जिसका नाम है सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस, ठीक है। क्यों की गई है ये जान लीजिए बस, मानसिक अवस्था को सुधारने के लिए जो लॉकडाउन के वक्त ख़राब हो चुकी है, ठीक है, इसलिए की गई है। और कहाँ पर की गई है? जम्मू कश्मीर में। इसमें बस इतना याद करना है। आगे देखते हैं। द प्रोग्राम विल बी टेलीकास्ट ऑन दूरदर्शन कश्मीर चैनल एवरी ट्यूसडे एट 9 PM। ये जो प्रोग्राम है ये कहाँ पर आएगा? टीवी में, दूरदर्शन कश्मीर चैनल पर आएगा हर मंगलवार को 9 बजे रात में। ड्यूरिंग विच साइकियाट्रिस्ट, एमिनेंट डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट विल शेयर देयर नॉलेज ऑन फिजियोलॉजिकल हेल्थ, ठीक है। इस चैनल में जब ये कहाँ पर आएगा? कश्मीर चैनल पर आएगा, ठीक है, दूरदर्शन कश्मीर पर आएगा मंगलवार को 9 बजे रात में, जिसमें बहुत सारे मानसिक रोग विशेषज्ञ आएंगे, बहुत सारे चिकित्सक आएंगे और बहुत सारे साइंटिस्ट आएंगे जो अब हम लोगों को इन सब मानसिक अवस्थाओं के बारे में, मानसिक रूप से जो लोग बीमार पड़ जाते हैं उन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे, हमसे अपना ज्ञान जो है वो बांटेंगे। द एम ऑफ द प्रोग्राम इज़ टू इंश्योर द पीपल स्टे मेंटली फिट एंड कोप विद द फियर्स रिलेटेड टू कोविड-19 विद साउंड माइंड, ठीक है। इस प्रोग्राम को शुरू करने का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो लोग हैं, जो पीपल हैं, वो मानसिक रूप से बिल्कुल फिट रहें, हेल्दी रहें, ठीक है, स्वस्थ रहें, बिल्कुल मेंटली अच्छे से रहें। और जो उनको डर लग रहा है कोविड-19 की महामारी को लेकर के, जिस तरह से वो डर रहे हैं, उन सब डर का सामना करें बिल्कुल स्वस्थ दिमाग से, ठीक है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है। आगे देखते हैं। इससे निकल के जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जो जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर है उनका नाम क्या है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ये इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस साल जो है जम्मू कश्मीर बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा है। तो वहाँ के गवर्नर का नाम अगर पूछ लिया जाए पेपर में तो वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगली करंट है हमारी, फ्लिपकार्ट पार्टनर्स विद बजाज एलायंस फॉर डिजिटल मोटर कवर। फ्लिपकार्ट जो है वो बजाज एयरलाइंस के साथ में डिजिटल मोटर कवर पर उसके साथ में संधि की है उसने, ठीक है। दोनों पार्टनर बने हैं डिजिटल मोटर कवर के लिए। कौन? फ्लिपकार्ट और बजाज एयरलाइंस, ठीक है। An e-commerce major, Flipkart and Bajaj Alliance General Insurance Company have tied up to offer digital motor insurance policy to Flipkart customer, ठीक है। ई-कॉमर्स मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे फ्लिपकार्ट और बजाज ने एक साथ सहयोग दिया है एक दूसरे को ताकि डिजिटली जो है गाड़ियों का इंश्योरेंस करवाया जा सके, उनकी पॉलिसी करवाई जा सके जो फ्लिपकार्ट के थ्रू कोई भी सामान खरीदते हैं, ठीक है। द पार्टनरशिप बिटवीन द इंश्योरेंस कंपनी एंड ई कॉमर्स मेजर विल प्रोवाइड सीमलेस, एसेसिबल एज वेल एज फ्लेक्सिबल इंश्योरेंस, ठीक है। जो इन दोनों का पार्टनरशिप हुआ है, किसका? फ्लिपकार्ट का और बजाज एयरलाइंस का। जिससे क्या फ़ायदा होगा? जिससे जो ग्राहक हैं उनको निर्बाध, सुलभ एवं लचीला बीमा कराने में सहयोग मिलेगा, उनको आसानी रहेगा बीमा करवाने में, जो बहुत ही लचीला होगा। फ्लिपकार्ट इन ऑर्डर टू सेफगार्ड देयर व्हीकल, ठीक है। ये ग्राहक जो हैं वो अपने जो गाड़ियाँ हैं वो फ्लिपकार्ट से ख़रीद सकेंगे और बजाज एयरलाइंस के थ्रू वो निर्बाध, सुलभ एवं लचीला बीमा भी करवा सकेंगे अपनी गाड़ियों का, ठीक है। आगे देखते हैं। फ्लिपकार्ट कंज्यूमर्स कैन सब्सक्राइब टू दिस मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी। जो फ्लिपकार्ट के ग्राहक हैं वो यहाँ पर आके सब्सक्राइब कर सकते हैं मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी पे, ठीक है। बजाज एयरलाइंस की जो मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी है उस पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। कहाँ से? फ्लिपकार्ट के ऐप से ही सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। उन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्लिपकार्ट का ऐप होगा, उसको खोलेंगे और वहाँ से वो मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। With this partnership, the Bajaj Airline General Insurance Company will have a wider distribution base of e-commerce platform, ठीक है।
ये जो पार्टनरशिप है इसके तहत जो बजाज एयरलाइंस जनरल इंश्योरेंस की कंपनी है उसको एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एक बहुत ही ज़्यादा व्यापक वितरण मिलेगा, ठीक है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे। मतलब जो ई कॉमर्स का जो मंच है उसमें फ्लिपकार्ट के ज़रिए उन्हें बहुत ही व्यापक वितरण मिलेगा। हेंस इनेबलिंग इट टू ऑफर द बेस्ट इन क्लास सर्विस टू द कस्टमर्स ऑफ फ्लिपकार्ट बाय ऑफरिंग देम सुइटेबल सोल्यूशन। जिससे क्या होगा, उनको समाधान की पेशकश होगी, ठीक है, जो ग्राहक हैं उनको भी समाधान मिल जाएगा और उनको भी आसानी होगी पॉलिसी कराने में, उन्हें इधर उधर भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। फ्लिपकार्ट के ज़रिए वो ई साइट पर जा कर के पॉलिसी करा सकते हैं और बीमा ले सकते हैं, ठीक है, जो बहुत ही लचीला बीमा है और निर्बाध होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप नीचे लिंक में दिए हुए डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक दी हुई है। धन्यवाद। जय हिंद।